गाइस अभी रिसेंटली एरोफ्लेक्स के Q1 FY27 के नंबर्स आ गए हैं और कंपनी ने बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ जो है ना वो अराउंड 72% से इन्होंने ग्रो किया है और इनका पैट ग्रोथ वाज अराउंड 162%। मतलब कंपनी को बहुत ही मैसिव ऑपरेटिंग लेवरेज मिली। तो गाइस ऐसा कंपनी क्या कर पा रही है जिसकी वजह से उसकी ऑपरेटिंग लेवरेज इतनी अच्छी है और साथ में रेवेन्यू को भी बहुत फास्ट रेट पर ग्रो कर पा रही है। दैट इज समथिंग विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब भाई सबसे पहले एक काम करते हैं, एरोफ्लेक्स के बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हैं। गाइस एरोफ्लेक्स जो है ना वो लिक्विड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है टू डेटा सेंटर्स एंड अदर इंडस्ट्री। अब पहले इनका बिजनेस क्या रहता था, ये कंपनी बनाती थी स्टेनलेस स्टील के कोरुगेटेड पाइप्स। अब ये कैसे पाइप्स होते हैं, ये कंपनी जो है ना ये वेवी स्ट्रक्चर के अंदर पाइप्स को बनाती है। अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, स्टील सेक्टर हो गया, अब इसके अंदर क्या रहता है, बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर। लाइक फॉर एग्जांपल लिक्विड्स हो गए या फिर हो सकता है स्टीम हो गई। अभी जो प्रोडक्ट्स है ना ये काफ़ी हाई प्रेशर पे भी हो सकते हैं और इनके टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए इन्हें बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ता है। तो ये कंपनी क्या करती थी, ये इन इंडस्ट्रीज के लिए कोरुगेटेड पाइप्स बनाती थी। अब इसके अंदर क्या रहता है, जो ये प्रोडक्ट है ना ये काफ़ी कमोडिटाइज्ड है। मतलब इन्होंने एक पर्टिकुलर साइज़ का इन्होंने बनाकर आपको दे दिया, अब आप उसको अपने हिसाब से अलग अलग यूजेज के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स के अंदर ना मार्जिन्स काफ़ी कम रहते थे। लेकिन जब से इंडिया के अंदर डेटा सेंटर का बूम आया है, ये कंपनी जो है ना ये ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाकर दे रही है जिसके अंदर बहुत ही हाई मार्जिन्स रहते हैं। अब डेटा सेंटर का बूम चल क्यों रहा है, एक बार उस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। गाइस हुआ क्या ना, लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई है डेटा प्राइवेसी को लेकर। जैसे आप जानते ही हो कि डेटा जो है ना दैट इज़ द न्यू ऑयल राइट नाउ। और हो क्या रहा था, इंडिया वर्ल्ड का 20% से ज़्यादा डेटा प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन इंडिया का जो डेटा है वो अराउंड 2-3% ही इंडिया के अंदर सेव होता था। बाकी सारा का सारा डेटा पूरे वर्ल्ड ओवर के डेटा सेंटर्स के अंदर जाता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी कंपनीज को ये बोला कि अगर आप इंडिया के अंदर डेटा सेंटर्स को बनाओगे तो हम आपको 20 ईयर्स तक आपको टैक्स हॉलीडे देंगे। मतलब 2047 तक आपको कोई भी टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जैसे ही गवर्नमेंट ने ये टैक्स इंसेंटिव को लॉन्च किया, बहुत सारी इंडिया की कंपनीज जो है ना वो डेटा सेंटर बनाने में लग गई। लाइक फॉर एग्जाम्पल अडानी, टाटा, रिलायंस, ये सारी कंपनीज जो है ना ये इंडिया के अंदर डेटा सेंटर्स बनाने लग गई हैं। अब इंडिया के अंदर अगर इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेंटर्स बनेंगे तो उसके लिए वो कंपनीज को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा जो उनको ऐसे प्रोडक्ट्स बनाकर दे सकती हैं जो डेटा सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर में रिक्वायर्ड है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कूलिंग सोल्यूशंस। अब गाइस एक बात सोचो, जितने भी डेटा सेंटर्स हैं ना इनके अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सुपर कंप्यूटर्स लगते हैं। मतलब ये बहुत हाई पावर्ड रहते हैं। अब डेटा सेंटर का एक्चुअली रिक्वायरमेंट है क्या गाइस, आजकल डेटा सेंटर का मतलब ये नहीं है कि हमने डेटा को बस स्टोर कर दिया। डेटा को यूज़ करके ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करनी पड़ती है, हमें बहुत सारे AI मॉडल्स को बनाना पड़ता है और वो उसको टेस्ट करके बहुत सारे पैटर्न्स को रिकग्नाइज कर पाते हैं, जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो चुकी है। तो उस टेस्टिंग को करने के लिए हमें बहुत सारे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और AI कंप्यूटिंग की रिक्वायरमेंट है। अब आप ये समझो कि एक डेटा सेंटर की ऑन एन एवरेज जो कॉस्ट आती है वो अराउंड 50 to 80,000 करोड़ तक की आ सकती है। और इतने मैसिव अमाउंट में अगर सुपर कंप्यूटर्स लगेंगे तो आप सोचो कितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो उसके लिए पहले इन्होंने क्या सोचा कि हम एयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। अब एयर सॉल्यूशन जो है ना वो काफ़ी चीज़ों में काम कर जाते हैं, लेकिन इनके अंदर हीट इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है कि एयर सॉल्यूशंस जो है वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो इन्होंने क्या सोचा कि इसके अंदर हम लेकर आएंगे लिक्विड कूलिंग सॉल्यूशंस, और दिस इज वेयर एरोफ्लेक्स इज एक्चुअली वर्किंग अपॉन। अब जो लिक्विड कूलिंग सॉल्यूशंस जो होते हैं ना वो 7 to 8 टाइम्स ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब कर सकते हैं, और इतनी मैसिव अमाउंट ऑफ हीट अगर प्रोड्यूस होगी तो यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशंस की ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब लॉजिकली एक बात सोचो, अगर डेटा सेंटर के अंदर इतनी मैसिव हीट प्रोड्यूस होगी तो ये लोग कभी भी रिस्क नहीं लेंगे किसी ऐसी कंपनी के थ्रू एक लिक्विड सॉल्यूशंस को लेने का कि कहीं अगर गलती से क्या हुआ, वहाँ पर कुछ लीकेज हो गई या कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो उनके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। एंड दैट इज़ वेयर दे विल ओनली ट्रस्ट एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री। और ये एक ऐसी कंपनी है जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया के अंदर डेटा सेंटर्स को सिर्फ अकेले ही कूलिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है। दैट मीन्स देयर इज नो कंपटीशन एट ऑल। अब गाइस जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इनका एक और जो प्रोडक्ट है दैट इज स्टेनलेस स्टील के कोरुगेटेड होसेस। अब ये जो है ना वो काफ़ी कमोडिटाइज प्रोडक्ट थे, लेकिन इस बार जो डेटा सेंटर के अंदर ये लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं ये काफ़ी कस्टमाइज रहते हैं, क्योंकि हर एक डेटा सेंटर जो है ना वो काफ़ी डिफरेंट होता है और उसमें कूलिंग रिक्वायरमेंट भी काफ़ी डिफरेंट हो सकती है। तो एक डेटा सेंटर कंपनी क्या करती है, एरोफ्लेक्स के पास आती है और उनको ये बोलती है कि हमें इतने साइज़ का हमें एक डेटा सेंटर को बनाना है, उसके लिए आप हमें आकर बताओ कि हमें कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी कूलिंग सॉल्यूशंस को मेंटेन करना पड़ेगा।
एरोफ्लेक्स क्या करेगा, इनको पूरा डिज़ाइन बना कर देता है कि हमें किस तरीके से ओवरऑल एक असेंबली को बनाकर देना पड़ेगा। अब इस बार ये सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं दे रहे, ये पूरा डिज़ाइन करके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे रहे हैं आपको, पूरा एक कूलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या रहता है ना, क्योंकि ये पूरा सॉल्यूशन ये खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके अंदर इनके मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। इस टाइप के प्रोडक्ट को ये लोग बोल रहे हैं स्किड असेंबली, और ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है पूरी कंपनी का। गाइस अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, दैट इज Q1 FY26, तो स्किड असेंबली का बिजनेस उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट ही नहीं हुआ था। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दैट इज Q1 FY27, ये 23% रेवेन्यूज को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आप ये समझ लो कि स्किड असेंबली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो चुका है इस कंपनी के लिए। और इस बार इसकी जो रेवेन्यू ग्रोथ आई है इस पर्टिकुलर सेगमेंट की, वो 162% से आई है, मतलब YOY इस रेट पर ये ग्रो कर पा रहा है, और गोइंग फॉरवर्ड ये और भी बहुत फास्ट रेट पर ग्रो कर सकता है। अब गाइस मैनेजमेंट ने अपनी कॉन कॉल के अंदर एक बात बताई कि ओवरऑल जितनी भी कंपनीज है ना जो डेटा सेंटर आज की डेट में बना रही हैं, उन्होंने ऑलरेडी 9 गीगावाट्स का प्लान उन्होंने बता दिया है कि ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स वो इतनी पावर के डेटा सेंटर्स को बनाएंगे। इससे हम ये समझ सकते हैं कि इस कंपनी के ओवरऑल प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है ना वो किस रेट पर इंक्रीज कर सकती है। अब गाइस इसके लिए कंपनी ने एक्सप्लेन किया कि अगर एक 1 मेगावाट का अगर एक डेटा सेंटर बनता है तो उसके अंदर 40 स्किड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। इसका मतलब ये कि अगर 1 गीगावाट होगा तो ये नंबर हो जाएगा 40,000 स्किड्स, और अगर 9 गीगावाट्स होगा तो दिस नंबर कैन बिकम 3.6 लाख स्किड्स। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी जो है ना वो अराउंड 9,000 स्किड्स पर एनम ही बना रही है, और गोइंग फॉरवर्ड ये लोग और एक्सपैंड कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी को टू 15,000 स्किड्स पर एनम। तो आप ये समझ लो कि कंपनी के पास कितना मैसिव रनवे है गोइंग फॉरवर्ड। अगर एरोफ्लेक्स इसका 10 to 20% मार्केट भी कैप्चर कर लेती है तो आप ये समझ लो कि कंपनी ओवरऑल 72,000 स्किड्स पर एनम को टारगेट कर रही है, और ये एक बहुत ही मैसिव अमाउंट हो सकता है ओवर द कमिंग फ्यू ईयर्स। और इसकी वजह से कंपनी के ग्रोथ रेट जो है ना वो काफ़ी फास्ट ग्रो कर सकती है, और क्योंकि इसके अंदर मार्जिन भी अच्छे हैं तो कंपनी को बहुत ही मैसिव ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा। अब गाइस अगर आप भी इसी तरीके से बिजनेसेस को एनालाइज करना सीखना चाहते हो, देन यू कैन एक्चुअली चेक आउट आवर इक्विटी रिसर्च बूट कैम्प। क्योंकि एक बात समझो, बिजनेसेस तो बहुत ही अच्छे हैं लेकिन उनको ट्रैक करना ज़रूर आना चाहिए। किस तरीके से आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से ऑपरेटिंग मेट्रिक्स लगते हैं, कैसे कॉन्फ्रेंस कॉल और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होता है, किस तरीके का आपको एक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क चाहिए जिससे आपको एक कॉन्फिडेंटली ये समझ आ पाए कि क्या उस कंपनी के अंदर गोइंग फॉरवर्ड पोटेंशियल है कि नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि कंपनी के स्टॉक को सेल कब करना है। साथ में हम आपको ये भी सिखाते हैं कि किसी कंपनी की वैल्यूएशन को किस तरीके से करना चाहिए और कितना पैसा कंपनी के अंदर एलोकेट करना चाहिए। अगर आपको इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप हमारे इक्विटी रिसर्च बूट कैम्प को आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब गाइस एक बार कंपनी के Q1 FY27 के नंबर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं और ये देख लेते हैं व्हाट मेक्स इट अ ग्रेट कंपेलिंग स्टोरी। गाइस अगर मैं इसके रेवेन्यू ग्रोथ की बात करूं, दैट वाज अराउंड 72%, और कंपनी का पैट ग्रोथ आया अराउंड 160% के अराउंड। और इतना मैसिव ऑपरेटिंग लेवरेज उनको क्यों मिल रहा है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द स्किड असेंबलीज। और मैनेजमेंट इतना ज़्यादा पॉजिटिव है इस बिजनेस को लेकर कि उन्होंने ये भी बोला कि हम जितना भी केपेक्स कर रहे हैं ना, ये एक डिमांड लेड केपेक्स है। अब डिमांड लेड केपेक्स का मतलब क्या होता है कि कंपनी क्या करती है ना, अपने क्लाइंट से पूछती है कि आपको कितने आगे जाकर हमारे प्रोडक्ट्स कितने रिक्वायरमेंट रहेंगे, और उसके बेसिस पर वो अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन को इंक्रीज़ करती है। इसका मतलब ये कि जैसी वो कैपेसिटी बन जाएगी उसकी यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे रेट पर होगी, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी उनकी ऑर्डर बुक जो है ना वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है। ऐसे टाइम पे होगा क्या, कंपनी अपने रेवेन्यू ग्रोथ को बहुत ही फास्ट रेट पर ग्रो कर पाती है और उनके प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कंपनी सप्लाई लेड केपेक्स करती है। अब सप्लाई लेड के अंदर क्या रहता है कि पहले आप कैपेसिटी बना लो, फिर उसके बाद धीरे धीरे डिमांड भी आ जाएगी। मतलब ये कि आप डिमांड को एंटिसिपेट कर रहे हो। नाउ दिस कैन बिकम अ डबल एज स्वॉर्ड, कि अगर डिमांड आ गई फिर तो सब कुछ सही चलता रहेगा, लेकिन अगर डिमांड नहीं आई तो आपकी फिक्स कॉस्ट इतनी ज़्यादा बन जाएगी कि आपकी रेवेन्यू ग्रोथ अगर अच्छी हुई भी तो आपका पैट जो है ना वो उतने अच्छे रेट पर ग्रो नहीं कर पाएगा। और अगर पैट अच्छे रेट पर ग्रो नहीं कर पाया तो आपका ओवरऑल जो EPS है वो स्ट्रगल करने लग जाएगा। दैट मीन्स द इन्वेस्टर्स आर नॉट गोइंग टू मेक एनी मनी, और ऐसे टाइम पे कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो काफ़ी गिरना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे एरोफ्लेक्स बता रही है कि उनका डिमांड लेड केपेक्स है, तो वन थिंग इज अश्योर्ड कि जैसी कैपेसिटी एक्सपेंशन हो जाएगा उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे डिमांड आनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से मार्जिन इनके काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। बस अब एक ही चीज़ का रिस्क रह जाता है कंपनी के ऊपर कि क्या वो इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकती है, क्योंकि कंपनी के पास जो स्टोरी है ना वो बहुत ही कंपेलिंग है, क्योंकि डेटा सेंटर्स इंडिया के अंदर नेक्स्ट 15-20 ईयर्स के अंदर बहुत ही अच्छा कर सकते हैं।
और अगर ये कंपनी अपने एग्जीक्यूशन को अच्छे रेट पर रख पाई, मतलब जिस तरीके से उन्होंने लास्ट 2 ईयर्स के अंदर एग्जीक्यूट किया है, अगर उसी तरीके से अगर ये एग्जीक्यूट करते रहे तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया गाइस, हर चीज़ एग्जीक्यूशन पे ही है, इसलिए हमें हर क्वार्टर के अंदर कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो कंपनी ने बोला क्या वो उसको टाइमली कर पा रही है, और अगर वो ऐसा कर गई तो दिस कैन बिकम अ ग्रेट स्टॉक गोइंग फॉरवर्ड। और जैसे मैंने आपको बताया, हम आपको ये सारी चीज़ें अपने इक्विटी रिसर्च बूट कैम्प के अंदर बहुत ही डिटेल में सिखाते हैं। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। एंड आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।